गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आज हम लोग आधुनिक भारत पढ़ने वाले हैं और ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी, चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, तो सभी के लिए ज़रूरी है। आधुनिक भारत में हम लोग आपको पता है भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। आधुनिक भारत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के बाद हम लोग जो है कि मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत से। तो आधुनिक भारत की हम शुरुआत करें, सबसे पहले हम बात करेंगे 1498 ईस्वी की। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली यात्री भारत आया था। पुर्तगाली यात्री भारत आया था, उसका नाम था वास्को डिगामा। उसका नाम क्या था दोस्तों? वास्को डिगामा। कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, लेकिन सच्चाई ये है कि वास्को डिगामा ने भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज करी है। वास्को डिगामा ने क्या किया? भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज करी है। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक बना लेते हैं नक्शा। हालांकि समझ में आना चाहिए आपको। और ये बन गया आपका अफ्रीका, और यहाँ आपका यूरोपीय देश हैं ये सारे। तो अब बात करते हैं वास्को डिगामा की। सन 1498 में पुर्तगाली यात्री, जो कि यूरोप का एक देश है, यूरोप का एक देश है पुर्तगाल। दोस्तों यूरोप का क्या है? यूरोप का एक देश है पुर्तगाल, और यहाँ का वो यात्री था वास्को डिगामा। और पुर्तगाली जो होते हैं वो हम आपको बता दें, जितने भी पुर्तगाली होते हैं वो सब के सब समुद्र में सफ़र करने में बहुत ही अनुभवी होते हैं। शुरू से ही समुद्र में यात्रा करने में बड़े अनुभवी रहे हैं, चाहे वास्को डिगामा रहा हो चाहे कोलंबस रहा हो। तो एक्चुअल पे जो ये पुर्तगाली वास्को डिगामा था, यहाँ पर आपको पता है ये आपका उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका है। एक्चुअल पे ये जो वास्को डिगामा था ये निकला था किसकी खोज करने के लिए? ये अमेरिका की खोज करने निकला था, लेकिन ये रास्ता भटक गया और ये यहाँ से ऐसे घूमते हुए कहाँ पहुँच गया? भारत पहुँच गया। भारत में केरल में जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पर जाकर के ये रुका। तो पुर्तगाली वास्को डिगामा के बारे में बता दिए, 90 दिन का सफ़र करके भारत आया था। बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता दी, हालांकि इनका इतिहास बहुत बड़ा है। अगर इसको लंबा खींचना चाहेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा, लेकिन हमें लंबा खींचना नहीं है, हमें शॉर्ट में इसका अध्ययन करना है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 90 दिन की यात्रा करके ये भारत आया था, जिसमें कुछ दिन इसने अफ्रीका में यहाँ पर विश्राम भी किया था। और 90 दिन के सफ़र के बाद ये कालीकट बंदरगाह यहाँ पर पहुँचा। जब कालीकट बंदरगाह भारत पहुँचा तो भारत में उस समय जमोरिन राजा का शासन था। उस समय केरल में एक राजा था जमोरिन राजा, उसका शासन था। और इसने क्या किया? वास्को डिगामा का वहां पर स्वागत किया। बता दें कि जमोरिन राजा ने क्या किया? वास्को डिगामा का स्वागत किया। और उस समय भारत में अरबों का शासन था, अरबों का शासन था। ठीक है। और केरल में किसका शासन था? राजा जमोरिन का शासन था। भारत देश में अधिकतर क्षेत्र में अरबों का शासन था। अरबों ने राजा जमोरिन को मना भी किया कि देखो विदेशी यात्री है, इस पर भरोसा मत करो कि हो सकता है ये आगे चलकर हमारा नुकसान भी कर दे। लेकिन जमोरिन ने कहा कि जो अतिथि है, और अतिथि क्या होता है? हमारे लिए पूजनीय होता है और उसका स्वागत हम करेंगे। ऐसा हमें इसको देख करके कुछ भी नहीं लग रहा कि ये हमारा नुकसान करेगा।
तो जमोरिन राजा ने वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया, उसको अपने घर में रखा और घर में रहने के बाद उसके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो राजा जमोरिन ने उसको कई प्रकार के व्यंजन वगैरह खाने को दिए। तो बता दें पुर्तगाल के लोग वहाँ पर शुरुआत में मसाला खाना नहीं जानते थे, मसालेदार कोई भी चीज़ वो लोग बनाना नहीं जानते थे, चाहे वो सब्जी हो कुछ भी चीज़ हो। और जब वास्को डी गामा ने यहाँ का भोजन खाया तो उसको बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। तो उसने राजा जमोरिन से पूछा कि आपका भोजन इतना स्वादिष्ट क्यों है। तो राजा जमोरिन ने बताया, मसालों के बारे में बताया, तो उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों बता दें कि कुछ दिन रुकने के बाद राजा जमोरिन के स्वागत सत्कार होने के बाद जब यहाँ पर वास्को डी गामा रुका और जब वापस जाने लगा तो उसने राजा जमोरिन से मसालों की डिमांड करी। तो बता दें कि जो राजा जमोरिन थी उसने उपहार के स्वरूप में वास्को डी गामा को मसाले दिए थे, भारत से मसाले उसने दिए थे, काली मिर्च, हल्दी और भी बहुत सारे मसाले वो यहाँ सर लेके गया था। तो एक प्रश्न हमारा यहाँ पर यह बन जाएगा कि वास्को डी गामा भारत से क्या लेकर गया था। तो वास्को डी गामा हमारे यहाँ से मसाले, काली मिर्च और हल्दी वगैरह जो भी मसाले थे वो यहाँ सर लेके गया था। और बता दें दोस्तों कि जब ये वास्को डी गामा यहाँ से मसाला लेकर गया और ये यात्रा कब करी थी, इसने यात्रा करी थी 1498 में ये भारत आया था। और जब इसने दोबारा यात्रा करी तो इसको भारत आने में और भारत से वापस पुर्तगाल जाने में जो भी खर्च आया था दोस्तों, ठीक है, उससे 3 गुना ज़्यादा इसको फायदा होता है। 3 गुना ज़्यादा यानी कि करीब 60% इसको ज़्यादा क्या फ़ायदा। तो जितना भी इसका खर्च आता है उसका 60% ज़्यादा इसको क्या होता है, फ़ायदा होता है। इससे ये बड़ा प्रभावित होता है जब ये अब मसालों को अपने देश में जा कर के बेचता है, इसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है ना। किसी भी व्यक्ति को 60% फायदा होगा तो क्या करेगा, वो प्रभावित होगा और वो सन 1500 में दोबारा भारत आया, दोबारा मसाले लेने के लिए वो भारत आया। वो व्यापार की दृष्टि से ही भारत आया था। पुर्तगाली लोग समुद्र के सफ़र करते थे व्यापार के लिए और व्यापार के लिए ही वो भारत आया था। लेकिन इस बार जमोरिन राजा ने क्या किया, उसको भगा दिया और उसने कहा कि एक बार हमने तुम्हारा स्वागत किया लेकिन बार बार हम तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे। और इस बार उसको 1500 में वापस लौटा दिया वास्को डी गामा को। किसने, जमोरिन राजा ने, कि अब हम तुम्हें कोई मसाले नहीं देने वाले, एक बार दे दिया, इतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। लेकिन वास्को डी गामा को मसाले खाने की आदत पड़ गई थी, वो माना नहीं। वो 1502 में दोबारा भारत आया और उसने 1502 में राजा जमोरिन की क्या करी, हत्या कर दी। राजा जमोरिन की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसने क्या किया, सारे मसाले वहां से लूट लिए। तो देखा दोस्तों यहाँ पर पुर्तगाली किस प्रकार से भारत आया और यहाँ से मसाले लेके गया और फिर जिसने उसका स्वागत किया था, जिसने स्वागत सत्कार किया, उसी की उसने हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था ये पहली बार भारत आए थे, है ना। तो दोस्तों बता दें पहले पुर्तगाली भारत आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए और सबसे अंतिम में अंग्रेज भारत आए थे। तो जो पुर्तगाली थे दोस्तों उसको हम बता दें कि सबसे पहले भारत आए थे, क्या आए थे, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। सबसे ज़्यादा दिन तक भारत में ये लोग रहे थे। हालांकि बाद में अंग्रेज लोग आए, उन्होंने अपना सत्ता स्थापित की, उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, उन्होंने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, ठीक है। और बात करते हैं अंग्रेजों की। तो अंग्रेज कब से आना शुरू हो गए थे भारत में। तो अंग्रेज भारत में, अगर अंग्रेजों की बात करें तो इसको दोस्तों मिटा देते हैं। तो ये तो हमारा इतिहास था किसका, पुर्तगाली वास्को डी गामा था, कैसे भारत आया था और किस प्रकार से यहाँ से मसाले लेकर गया था। एक प्रश्न यहाँ पर दोस्तों और बनेगा कि जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा से एक प्रश्न और बन रहा है हमारा कि भारत में
तंबाकू कौन लेके आया? भारत में तंबाकू कौन लेके आया? तो इसका दोस्त क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा यानी कि पुर्तगाली लोग भारत में तंबाकू लेके आए थे। ठीक है, तंबाकू लेके आए थे और यहाँ से क्या लेकर गए थे? यहाँ से लेकर गए थे मसाले। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन करते जाइए। पूरा जैसा हमने बनाया वैसा ही इसको आप कंप्लीट साथ में नोट्स बनाते जाइए। स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट में क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही पड़ा रहता है, उसको आप नोट डाउन नहीं करते, है ना। तो ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा सरल विधि अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपकी अध्ययन मजबूत होगा। मेन चीज़ होती है जितनी राइटिंग करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, यानी कि फिजिकल वर्क आपको करना है कि आपको थोड़ा सा अपने शरीर को भी कष्ट देना है ना। तो ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको, इसको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। तो फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। दोस्तों आप बात करते हैं अंग्रेजों की। तो अंग्रेज जहांगीर के शासनकाल से भारत आने लगे थे। क्या करने लगे थे दोस्तों? अंग्रेज जो थे जहांगीर के शासनकाल से भारत आने लगे थे। आपने हॉकिंस का नाम सुना होगा। ये जहांगीर के दरबार में जाकर के उन्होंने मुलाकात की। हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार दिल्ली में जाकर के जहांगीर से मुलाकात करी और उन्होंने क्या किया, व्यापार करने की इजाजत मांगी। क्या मांगी? इजाजत, व्यापार करने की इजाजत मांगी, जिसे जहांगीर ने क्या किया, इजाजत दे दी कि व्यापारी हमारे देश में पहले भी आते रहते थे और अब भी आ रहे हैं। व्यापार से हमें कोई समस्या नहीं थी उस समय, और जहांगीर ने क्या किया, व्यापार करने की इजाजत अंग्रेजों को दे दी। अब जब अंग्रेज आए तो इनका पहला उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था दोस्तों व्यापार करना। क्या था पहला उद्देश्य? तो 1600 में अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री भारत में लगाई, है ना। पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई दोस्तों। तो इनने व्यापार किया और इन्होंने जहांगीर से परमिशन ली अपने व्यापार करने के लिए। इनको परमिशन मिल गई और इन्होंने भारत में अपना व्यापार शुरू कर दिया। और आपको पता है दोस्तों, जब आप किसी के घर में बहुत दिनों तक रहते हैं तो उनकी कमियां हमें पता चल जाती हैं। और अंग्रेज भारत आए, उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, भारतीय लोगों की सारी कमजोरियों को समझ गए कि यहाँ के लोग किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं, इनकी क्या क्या कमजोरियाँ हैं, और उसी का फायदा उठा करके उन्होंने सबसे पहले भारत के व्यापार पर कब्जा किया। यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया। यानी कि जो भी आर्थिक रूप से होते थे उनको क्या करते थे ये लोग, फैक्ट्री लगाई इन्होंने, भारतीय लोगों को काम दिया, भारतीय लोगों को वहाँ पे नौकरी दी, और जितना भी धन होता था, अब भारतीय लोगों का जो धन होता था वो इनके खाते में जाने लगा। तो भारत का धन इन्होंने धीरे धीरे इकट्ठा करना चालू किया। यहाँ पर इन्होंने बिजनेस शुरू किया, है ना। बिजनेस में इन लोगों को अच्छा खासा फायदा हुआ और उसके बाद में इन्होंने देखा कि जो भारत के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, है ना। इनने क्या देखा, अंग्रेजों ने, भारत के लोग आपस में क्या है, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं और इनमें आपस में फूट चल रही है, कोई भी साथ में मिलकर काम नहीं कर रहा था। ये लोग आपस में ही मतभेद रखते थे, आपस में द्वेष भावना रखते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या, चिड़न और ये सारी चीज़ें रखते थे। और इन्होंने देखा कि भारत के बहुत सारे लोग आलसी भी हैं। हालांकि कुछ राजा भी ऐसे थे जो शराब के नशे में पड़े रहते थे, आलसी थे, जो काम नहीं करना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या देखा, अंग्रेजों ने देखा कि भारत के लोग काम नहीं करना चाहते, खासकर यहाँ के जो राजा थे बहुत सारे, वो किस प्रकार थे, वो शराब के नशे में डले रहते थे
और वो कोई भी काम धाम नहीं करते थे। हालांकि सभी राजा ऐसे नहीं थे, कुछ राजा बहुत अच्छे थे, लेकिन अधिकतर राजा आपके कैसे थे, शराब के नशे में डले रहते थे। और जो जनता भी थी वो उनकी गुलामी में जीवन यापन कर रही थी। जो जनता थी हमारी, वो राजाओं की गुलामी में जीवन यापन कर रही थी, और राजा नशे में मस्त डले रहते थे। यही सारी चीज़ें अंग्रेजों ने देखी कि यहाँ पर ऐसा माहौल इंडिया में बना हुआ कि राजा अपना मस्त है और जनता इनकी गुलामी कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देना शुरू किया, उनको पैसे दी, उनको इज्जत दी। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया धीरे धीरे, और अपने व्यापारिक विस्तार को पूरे देश में फैला दिया। पूरे देश में फैलाने के बाद उन्होंने देखा, अंग्रेजों ने, कि यहाँ के लोग जब मेहनत नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना यहाँ की राज्य व्यवस्था भी हम संभालें। यहाँ की राज्य व्यवस्था पर कब्जा करना शुरू कर दिया उन्होंने। राज्य व्यवस्था पर क्या किया, कब्जा किया। यानी कि ये हमारा क्या था, आर्थिक कारण था, और ये राजनैतिक कारण है। ठीक है दोस्त, तो इसमें बात आपको समझ में आई होगी। तो ये क्या है, ये आपका राजनीतिक कारण है और ये आपका आर्थिक कारण है, जिसकी वजह से अंग्रेज यहाँ पर क्या हो गए, पूरे देश में फैल गए। और इन्होंने जब देखा कि भारत के लोग कमज़ोर हैं, यहाँ पर काफ़ी दिन रहने के बाद इन्होंने भारत की कमजोरी को जान लिया। और कमजोरी को जानने के बाद एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अभी तक भारत में क्या था, ऐसा कोई भी विद्रोह की स्थिति पैदा नहीं हुई थी। भारत में क्या था, ये लोग अंग्रेज लोग आए थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग सिर्फ व्यापार करते थे भारत देश में आकर के। और इन्होंने केवल अभी तक क्या किया था, अर्थ पर ही कब्जा किया था, अर्थ पर ही कब्जा किया था। और लेकिन अब इन्होंने क्या किया, भारत की कमजोरी को जान लिया। अब ये क्या करना चाहते हैं, राज व्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं। ये देखना, इन्होंने कहा कि जब भारत के लोग इतने कमजोर हैं तो क्यों ना हम ही इनके ऊपर सत्ता करें, हम ही देश को चलाएं। तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन करके भारत आता है। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन करके भारत आया। तो इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नर जनरल यानी कि उस समय का राष्ट्रपति, उस समय का राष्ट्रपति। अंग्रेजों के करीब 70 से अधिक राष्ट्रपति भारत में रहे हैं, 70 से अधिक गवर्नर जनरल यहाँ पर भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर राज किया, है ना। तो गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड डलहौजी आता है, और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति भारत में चलाई, हड़प नीति। और जब ये हड़प नीति चलती है तो हड़प नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, हड़प नीति का मुख्य उद्देश्य था राज व्यवस्था पर कब्जा करना। यानी कि भारत का जो अभी तक इन्होंने अर्थ पर कब्जा किया था, यहाँ के पैसे पे कब्जा किया था, अब ये चाहते थे कि यहाँ का राज भी हम संभालें। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है दोस्तों, उसके पास ताकत होती। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों के पास पैसा हो गया था ज़्यादा। जब अंग्रेजों के पास पैसा ज़्यादा हो गया था तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम ही राज करें, और इन्होंने हड़प नीति चलाई। हड़प नीति क्या थी, हड़प नीति क्या थी, हड़प नीति में था जिस राजा की संतान नहीं होगी वो राज्य अंग्रेजों के अधीन होगा, अंग्रेजों के अधीन होगा। तो दोस्तों ये हड़प नीति थी। हड़प नीति में क्या था, जिसकी कोई भी संतान नहीं होगी वो राज्य हमारा अंग्रेजों के अधीन होगा। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया, एक एक राज्य को धीरे धीरे अपने ब्रिटिश शासन में मिलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन में मिलाने के बाद इन्होंने, आपको पता है कि झांसी में, झांसी एक शहर है उत्तर प्रदेश का, झांसी में ह्यूरोज और रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी।
रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी दोस्तों। तो झांसी में क्या हुआ, आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई का कोई भी पुत्र नहीं था, इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था और इनके पुत्र न होने के कारण अंग्रेजों ने क्या कहा कि अब झांसी पर हमारा कब्जा होगा। राजा जो थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब झांसी पर हमारा अधिकार है, लेकिन रानी ने उसको स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने कहा, उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया तो अंग्रेजों ने उसको भी स्वीकार नहीं किया कि ये तो गोद लिया हुआ पुत्र है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सत्ता नहीं दे सकते हैं, इसलिए झांसी पर हमारा अधिकार होगा। इसलिए अब झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने एक निर्णय लिया कि अब मैं खुद ही सत्ता पर बैठूंगी, मैं खुद राजतंत्र संभालूंगी। तो रानी खुद सत्ता पे बैठी और उन्होंने झांसी को संभाला। झांसी को संभालने के बाद जो हीरो था जिससे रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी, इसने एक बात कही थी रानी लक्ष्मीबाई से लड़ते समय, आपको ध्यान होगा दोस्तों कि हीरोज था, हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक बात कही थी कि भारतीय सैनिकों में एक लौती मर्द है, एक अकेली मर्द है भारतीय सैनिकों में, भारतीय रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पर इन्हें कब्जे किया, राज व्यवस्था पर कब्जा किया और पूरे देश में क्या होता है, विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है, सारे देश में विद्रोह होता है और इसी विद्रोह को कहा जाता है दोस्तों 1857 का विद्रोह। क्या कहा जाता है दोस्तों, 1857 का विद्रोह। और बहुत सारे लोग इसको 1857 की क्रांति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको 1857 का विद्रोह भी कह सकते हैं, 1857 की क्रांति भी कह सकते हैं, 1857 का आंदोलन भी आप इसको कह सकते हैं। तो बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। तो चलते हैं दोस्त इसके आगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, हम बार बार कह रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जो लोग भी जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके जिनके सिलेबस में जीएस है। तो जीएस की क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और ये वीडियो आप शेयर करिए ताकि सभी बच्चे हमसे जुड़ सकें और वीडियो का लाभ सबको मिल सके, है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हम फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं 1857 की। 1857 दोस्तों, 1857 जैसे ही डेट सामने आती है 1857 की क्रांति, तो बात दोस्तों 1857 की क्रांति करें, जैसे ही 1857 हमें नाम याद आता तो एक सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो बहुत ही मशहूर कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी एक कविता हमें याद आ जाती है। उनकी कविता आज पूरी दुनिया में जो है कि उन्होंने नाम किया अपनी उस कविता से। तो याद आता होगा आपको कि बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ये आपने सुना होगा कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये 1857 की क्रांति का जो सबसे बड़ा जो पहलू था, वो सबसे बड़ा जो आइकॉन रहा है, सबसे बड़ा जो आइडियल 1857 की क्रांति का रहा है, तो वो झांसी की रानी ही रही है ना। झांसी की रानी से ही 1857 की क्रांति को याद किया जाता है दोस्तों। तो अब बता दें कि 1857 की क्रांति कैसे शुरू होती है, इसका हम क्या करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से इसका विवरण करते हैं। तो इसका सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मंगल पांडे की। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मंगल पांडे की। मंगल पांडे वो व्यक्ति है जिसने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। मंगल पांडे ने पहला बलिदान दिया। याद रखना दोस्तों, अगर प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान देने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था मंगल पांडे। अब बात करें मंगल पांडे कहाँ का सैनिक था, तो मंगल पांडे बंगाल की
मंगल पांडे क्या था, बंगाल की बैरकपुर छावनी का एक पैदल सैनिक था। और इसकी जो सेना की जो टुकड़ी थी, जिस सेना में ये सेना था ठीक है, जिस सेना का सैनिक था उसका नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। बता दें दोस्तों, जो नेटिव इन्फेंट्री है इसका नाम ही होता है, इसका मतलब होता है पैदल सेना। ठीक है दोस्तों, तो जो नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब ही होता है पैदल सेना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जो ये मंगल पांडे था, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में पैदल सैनिक था, बंगाल की बैरकपुर छावनी में। यहाँ पर इसने अपना जो है कि बलिदान सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में दिया था। तो बात बता दी दोस्तों कि ये अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर जब भारत में आए, और भारत में आने के बाद अंग्रेजों ने क्या देखा कि यहाँ के जो राजा हैं वो बहुत सारे राजा क्या कर रहे थे, अपने राज्य के लिए ढंग से काम नहीं कर रहे थे, और जो जनता थी वो भी गुलामों की तरह जीवन जी रही थी, और अधिकतर जो भारतीय थे वो सम्मानजनक जीवन नहीं जी रहे थे, गुलामी का जीवन जी रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया, और उन्होंने जो अपनी फैक्ट्री खोली, उन्होंने जो अपनी फैक्ट्री लगाई, और उन्होंने जो अपनी सेना बनाई। पहले तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री इसलिए बनाई थी ताकि वो भारत में व्यापार कर सके। ठीक है, फिर उन्होंने सेना बनाई ताकि भारत पे राज कर सके। ठीक है, फैक्ट्री क्यों बनाई थी, क्योंकि भारत पे व्यापार करें। उन्होंने सेना बनाई क्योंकि भारत पे राज कर सके। उन्होंने फैक्ट्री में भी भारतीय लोगों को नौकरी दी। उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री में भारतीय लोगों को नौकरी दी। भारतीय सेना, जो अंग्रेजी सेना थी, उसमें भी भारतीय लोगों को क्या किया, नौकरी दी। अब जो लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे, जो लोग बदहवासी का जीवन जी रहे थे, जो लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे, जिनके पास खाने को कपड़े नहीं थे, है ना, खाने को नहीं था, कपड़े नहीं थे उनके पास, और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, उन लोगों को इन्होंने नौकरी दी। इन्होंने नौकरी देने के बाद उनको पैसा दिया, पैसा यानी कि वेतन, है ना, वेतन दिया, पैसा दिया, और इज्जत दी, इज्जत दी। अब दोस्तों, जिन लोगों को ये सारी चीजें पहले नहीं मिल रही थी, राजाओं के पास गुलामों का जीवन जी रहे थे, उनको इस चीज में आनंद आएगा, जाहिर सी बात है। अभी तक जो गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे थे, जब अंग्रेजों ने उनको नौकरी, पैसा, इज्जत, ये सारी चीजें दी, तो जाहिर सी बात है आदमी यहाँ जाना ज्यादा पसंद करेगा। और यहाँ जा करके उन्होंने अंग्रेजों की सेना ज्वाइन करी, अंग्रेजों के फैक्ट्री में नौकरी करी। लेकिन अंग्रेज जो थे वो कभी भी बहुत बड़ा पद नहीं देते थे, एक लिमिटेड पद देते थे, है ना, लिमिटेड पद देते थे। अपनी सेना में सूबेदार से ज्यादा पद किसी को नहीं दिया। और कोई भी होगा, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो, जब किसी को अपने यहाँ नौकरी देंगे तो अपने बराबरी पर नहीं वहां पर लाना चाहेंगे। वो सबसे पहले कोई भी होगा जो अपनी फैक्ट्री खोलेगा, तो सबसे पहले वही रहेगा वहाँ का मालिक, और जो भी इंसान आएगा उसको अपने हिसाब से वो नौकरी देगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने नौकरी, वेतन और इज्जत और सब कुछ दिया, इनको घर मकान दिए, हर चीज़ की व्यवस्था करी। तो अधिक से अधिक भारतीयों ने क्या किया, जा करके इनके साथ पार्टिसिपेट किया, इनके यहाँ नौकरी करी। और इसी प्रकार की जो सेना थी, एक कौन सी सेना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये एक पैदल सेना की एक टुकड़ी थी। ये कहाँ की सेना की टुकड़ी थी, बंगाल के बैरकपुर छावनी की पैदल सेना की एक टुकड़ी थी, जिसका नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि 34 नंबर की पैदल सेना। जो आज भी अपनी छावनी होती है उसमें नंबर बाई नंबर पैदल सेना होती है, नंबर बाई नंबर जो है कि टैंक वाली सेना होती है। इसी प्रकार से 34वीं ये पैदल सेना थी बंगाल की। बंगाल में उस समय कम से कम 3000 भारतीय सैनिक थे। क्या थे दोस्तों, 3000 भारतीय सैनिक थे, है ना। तो अब हम बात करें कि यहाँ पर हुआ क्या था, कैसे विद्रोह हुआ। हालांकि जो आर्थिक कारण था वो तो था ही आर्थिक। जो 1857 का जो क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति में सबसे पहला जो बलिदान दिया था मंगल पांडे ने दिया था, है ना। तो घटना यहाँ पर क्या घटी थी, ऐसी घटना यहाँ पर घटी थी कि बंगाल में
अंग्रेजों ने पुरानी लोहे की बंदूक हटाकर नई राइफल रॉयल इनफील्ड क्या करी दोस्तों, अपनी सेना में शामिल किया। रॉयल इनफील्ड को सेना में शामिल किया। सेना में क्या किया, शामिल किया। पुरानी जो लोहे की बंदूक थी उसको हटा करके नई राइफल रॉयल इनफील्ड को सेना में शामिल किया। कोई भी सेना हो वो पुराने हथियार को क्या करती रहती है, बदल के नए हथियार लाती रहती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, पुरानी राइफल को बदल करके और नई राइफल लाए। इस नई राइफल में क्या था, इस नई राइफल के जो कारतूस थे क्या थे, जो नई राइफल के कारतूस थे, है ना। तो नई राइफल के कारतूस जो थे, इनके कैप यानी कि इनके जो कैप होते थे पीछे, जैसे आपने पिछले बहुत सारी फिल्मों में देखो कि बम होता था, ऐसे दांत से निकाल के ऐसे फेंक देते हैं, है ना। तो ये जो कारतूस होते थे पुराने जमाने की जो बंदूक होती थी, इसमें कैप लगा होता था ऊपर और ये जो कैप लगा होता था ये किस चीज का बना हुआ था, गाय और सुअर के चमड़े का। ये किसका बना हुआ था, गाय और सुअर के चमड़े का बना हुआ था। और जो पुरानी बंदूकें हुआ करती थी उसकी कैप को दांत से खोलना पड़ता था, उसके कैप को क्या करना पड़ता था, दांत से खोलना पड़ता था। और गाय और सुअर की चर्बी से इन कारतूसों को पहना भी किया जाता था। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो रॉयल इनफील्ड बंदूक थी उसमें ये कारतूस लगाए जाते थे, और ये कारतूस के जो कैप थे वो गाय सुअर की चमड़ी के बने होते थे, और गाय और सुअर की चमड़ी से ही इनको क्या किया जाता था दोस्तों, इसको पहना किया जाता था। अब इसको आप लोग नोट जरूर करते जाइए, वीडियो को पुश करके इसको लिखते जाइए। जैसा भी लिखा है आप इसको लाइन से लिखते जाइए। हमने इधर उधर जो भी लिख दिया है इसको आपको क्या करना है, लाइन से सारी चीजें लिखते जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे की बात करें तो अंग्रेजों की जो बंदूक बनाने की फैक्ट्री थी, क्या थी, अंग्रेजों की जो बंदूक बनाने की फैक्ट्री थी, है ना। जो हमने अभी बताया कि गाय और सुअर की चर्बी से जो कारतूस बने होते थे वो तत्कालिक कारण थे हमारे 1857 के विद्रोह के। हालांकि कारण बहुत सारे थे, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, है ना, बहुत सारे कारण थे। लेकिन तत्कालिक कारण क्या था, गाय और सुअर की बनी चर्बी के बने हुए कारतूस, गाय और सुअर की चमड़े से जो कारतूस के कैप बनाए जाते थे जो उनको पहना किया जाता था। जब ये खबर मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। और विद्रोह कैसे किया उसकी पूरी घटना हम बताते हैं। तो बंदूक बनाने वाली जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, इसमें एक व्यक्ति काम करता था, इसका नाम था माता दीन भंगी। इसका नाम क्या था दोस्तों, माता दीन भंगी। इसका काम क्या था, कारतूस बनाना। इसका काम क्या था दोस्तों, कारतूस बनाना इसका काम था। व्यक्ति माता दीन भंगी का काम क्या था, कारतूस बनाना। और एक बार की बात है, दोपहर के समय माता दीन भंगी जो है कि गर्मियों का समय था और माता दीन भंगी कारतूस बनाने में व्यस्त थे। तो जब माता दीन भंगी ने कारतूस बना रहे थे और इनको बहुत जोरों की क्या लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, और प्यास लगी हुई थी तो उन्हीं के सामने से मंगल पांडे जा रहे थे जिनके हाथ में क्या था, पानी का लोटा था। तो जैसे ही माता दीन भंगी ने देखा तो उन्होंने कहा कि यार मंगल, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दे दो, है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जब माता दीन भंगी ने मंगल पांडे से क्या मांगा, पानी मांगा, तो मंगल पांडे आग बबूला हो गए।
है ना। क्योंकि उस समय जो थी दोस्तों जाति प्रथा चरम सीमा पे थी। ठीक है दोस्तों, उस समय क्या थी, जाति प्रथा अपनी चरम सीमा पे थी। और मंगल पांडे से जैसे ही माता दीनबंगी ने पानी मांगा तो वो आग बबूला हो गए। और आग बबूला होने के बाद माता दीनबंगी को बहुत सारा उल्टा सीधा बोल दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पानी मांगने की, और तुमने मुझसे पानी मांग लिया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अगर मैं तुम्हें पानी दे दूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारी परछाई भी मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार से मंगल पांडे ने माता दीनबंगी को जातिगत बहुत सारा गालियां दी और बहुत सारा उसको गलत कह दिया, जिससे क्या होता है, माता दीनबंगी भी क्रोधित हो जाता है और वो गुस्से में आ जाता है। ठीक है, माता दीनबंगी का क्या कहना होता, माता दीनबंगी ने भी कहा कि तुम अब जो है कि अंग्रेजों की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे हो, और तुम्हारा पद जो है कि मुझसे नीचे है, मैं तुमसे बड़े पद पे काम कर रहा हूँ। और जिस कारतूस, बात क्या थी कारतूस की, तो जो माता दीनबंगी थे उन्होंने कहा कि जिस कारतूस का तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो कान खोल के सुन लो, उस कारतूस को मैं बनाता हूँ, और इसी कारतूस में गाय और सुअर की चमड़े से बने हुए क्या लगे हुए हैं, कैप लगे हुए हैं, है ना। तो कैप लगे हुए हैं, और इस बस इतना सुनना ही था कि क्या हुआ, मंगल पांडे आग बबूला हो गया। और मंगल पांडे को जैसे ही पता चला कि कारतूस में गाय और सुअर की चमड़ी का प्रयोग हो रहा है, गाय और सुअर की चमड़ी का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तो उनको जैसे ही ये चीज पता चलती है तो क्या करते हैं, उसका विरोध कर देते हैं। और जो भारत के 3000 सैनिक थे, भारत के जो बाकी के 3000 जो सैनिक थे, उनसे जाकर के मंगल पांडे ने सहायता मांगी। बोले कि देखो, जो हम लोग बंदूक नई सेना में शामिल की गई है रॉयल एनफील्ड, उसकी जो कैप बनाई गई है कारतूसों की, वो गाय और सुअर की चमड़ी के बने हुए हैं, है ना। तो उन्होंने सेना से जो है कि सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, क्योंकि सभी लोग पहले गुलामी का जीवन जी रहे थे और अंग्रेजों ने उनको क्या दिया था, सम्मानजनक जीवन, नौकरी और बहुत सारी सुविधाएं उनको दी थी, इज्जत दी थी। तो अब ये इनमें से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, और जब साथ नहीं दिया तो मंगल पांडे ने खुद बंदूक, उसी बंदूक को उठाया। पहले तो इन्होंने अंग्रेज अधिकारी को जाकर के कहा कि देखो ये चीज़ गलत हो रही है, और हम गाय हमारी पूजनीय है और सुअर जो है वो मुस्लिम में निष्कृष्ट माना जाता है, इसलिए गाय और सुअर की चमड़ी का प्रयोग इस कारतूस में नहीं करूँगा, है ना। तो अंग्रेज अधिकारियों ने उनको, मंगल पांडे को सिर्फ एक चीज़ कही थी कि देखो तुम्हें जॉब यहाँ पर करनी है तो करो, नहीं तो जाओ, है ना। लेकिन मंगल पांडे नहीं माने, और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। क्या किया, 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी, है ना। 2 अंग्रेज अधिकारी कौन से थे, पहला था सार्जेंट हुसन और दूसरा था लेफ्टिनेंट बाग। ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनको मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोली मार दी। और गोली मारने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद 8 अप्रैल 1857 को
फांसी दे दी गई। क्या किया गया दोस्तों? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और फांसी देने के बाद ये बात कहाँ तक पहुंच गई? ये बात पहुंच गई मेरठ तक। अभी क्या था, 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, 2 अंग्रेजों को गोली मारी। बात यहाँ तक नहीं रुकी और ये बात कहाँ पहुंची? मेरठ तक पहुंच गई। कौन सी बात? कि कारतूस में गाय और सुअर की चमड़ी का प्रयोग हो रहा है। मेरठ में 99 सैनिकों ने क्या किया? 99 भारतीय सैनिक थे। अभी यहाँ एक ही लोग ने विरोध किया था। मेरठ में क्या होता है, 99 भारतीय सैनिकों ने एक साथ विरोध कर दिया। एक साथ विरोध करने के बाद 85 सैनिकों को कठोर कारावास दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया? 85 सैनिकों को कठोर कारावास दिया। अब ये आग और ज्यादा भड़क गई। अब क्या हुआ दोस्तों? ये आग और ज्यादा भड़क गई और 10 मई 1857 को मेरठ में कदम सिंह और उसके साथियों ने जेलों को तोड़ डाला। कदम सिंह और उसके साथियों ने क्या किया? जेलों को तोड़ डाला। और तोड़ने के बाद और सभी साथियों को आजाद करा दिया। उनने क्या किया? सभी जेलों को तोड़ डाला और उसके बाद सभी साथियों को आजाद करा दिया। सभी साथियों को आजाद कराने के बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों? मेरठ में हत्या कर दी। मेरठ में क्या किया? सभी साथियों को जेल से आजाद कराने के बाद इन्होंने क्या किया? मेरठ में सभी अंग्रेजों की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इन्होंने दोस्तों क्या किया? दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। क्या किया दोस्तों ने? दिल्ली की तरफ आगे बढ़े और दिल्ली पहुंचकर इन्होंने वहां पर सोते हुए अंग्रेजों पर गोलियां बरसा दी और दिल्ली में भी सभी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बढ़े और दिल्ली में सोते हुए अंग्रेजों की हत्या कर दी। हत्या कर दी और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय को वापस सिंहासन पर बैठा दिया। उन्होंने क्या किया? वापस सिंहासन पर बैठा दिया, जो कि पेंशन पर जीवन यापन कर रहे थे, है ना। तो मेरठ की जो क्रांति हुई, मेरठ में कदम सिंह और उसके साथियों ने अंग्रेजों को जेल तोड़ डाली
साथियों को आज़ाद करा दिया और सभी अंग्रेजों की हत्या कर दी। अंग्रेजों की हत्या करने के बाद ये लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं और दिल्ली में सोते हुए अंग्रेजों की हत्या कर दी और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या किया, वापस सिंहासन पर बैठा दिया, जो पेंशन पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। अंग्रेजों ने इनको सत्ता से हटा दिया था, उनको 1 लाख रुपए पेंशन दी जाती थी, जिसके आधार पर ये अपना जीवन यापन करते थे। तो उनको वापस जो है कि सिंहासन पर बैठा दिया और दिल्ली का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये विद्रोह पूरे देश में फैल जाता है। क्या होता है? पूरे देश में फैल जाता है। ये दोस्त, ये जो विद्रोह होता है पूरे देश में फैल जाता है और पूरे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर यह विद्रोह होगा। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ हुआ था, है ना। झांसी में किसने विद्रोह किया, लखनऊ में किसने विद्रोह किया, मेरठ में किसने विद्रोह किया, बहुत सारी ऐसी जगह थे विद्रोह किया और इसने उसको विद्रोह को किसने दबाया, है ना, और उसके क्या परिणाम हुए, विद्रोह का क्या परिणाम हुआ भारत के ऊपर, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग आगे की कहानी। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों।